Let's start statistic part 1. Statistic part 1, chapter number 4. Chapter number 4, time series. Page number 156. Page number 156. Clear? फेसबुक को लेके बैठना लास्ट टाइम जैसे. अब याद रखना 100% फिक्स्ड. 5 मार्क का है तो 2 सम है. 3 मार्क में मैंने बताया इलस्ट्रेशन नंबर 7 टाइप का सम आएगा. पर ये चैप्टर से 2 मार्क का भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी है और 1 सेंटेंस भी है. तो याद रखना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि ये चैप्टर से कुछ मार्क जो बता, इसके अलावा थोड़ा ध्यान देना कि 100% ये चैप्टर से 2 मार्क में या 3 मार्क में थियरी क्वेश्चन तो फिक्स है. 2 मार्क में या 3 मार्क में थियरी क्वेश्चन फिक्स ही है. 1 सेंटेंस भी आ सकता है. तो सबसे पहले आता है टाइम सीरीज है क्या, इंट्रोडक्शन. तो देखो टाइम सीरीज है क्या, ध्यान देना, खास ध्यान देना. A special method is applied to study the dependent variable among these related variable by taking time as a independent variable. Underline कि टाइम सीरीज के अंदर जो टाइम है वो वेरिएबल कैसा है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ये स्टडी करना हो कि इकोनॉमी के अंदर अपने देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, नेशनल इनकम कितना है, अलग अलग टाइम में पर कैपिटा इनकम कितना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ कितना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितना है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट कितना है, पॉपुलेशन का डेथ रेट कितना है. तो वहां पे जो एनालिसिस करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए जो मेथड होती है स्टैटिस्टिकल, उसको टाइम सीरीज बोला जाता है. क्लियर? अब आता है देखो, तो बताओ वही टिक करना, ज्यादा मत करना. क्वेश्चन नंबर 1, द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम. हमने करा था ना, स्पेसिफिक इंटरवल का मतलब क्या होता था कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2007-8, 2008-9, 2009-10, 2010-11, 1951, 61, 71, 81, 91. तो क्या बताया है कि जो भी मैंने इंटरवल लिया अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप. इज कॉल्ड टाइम सीरीज. अंडरलाइन. Time series consists of value of a variable associated with the time. The estimated value of this variable of future can be obtained if value of such variable are studied over a long period of time. These forecasts are useful for future planning. Underline कि टाइम सीरीज किसके लिए इस्तेमाल होता है कि आने वाले समय में आपको प्लानिंग करना हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें आने वाले समय में कौन सी सिचुएशन रहेगी, क्या कंडीशन रहेगी, तो उसको अनुमान लगाना, उसको एनालिसिस करना, उसको स्टडी करना. तो उसके लिए जो मेथड होती है उसको टाइम सीरीज बोला जाता है. क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज का इम्पोर्टेंस क्या है? याद रखना, ये आंसर लर्न हुआ तो इसके नीचे वाला आंसर ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा. द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज गिव इम्पोर्टेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. नंबर 1, द डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस इन द वैल्यू कैन बी नोन फ्रॉम द पास्ट डेटा. यानी टाइम सीरीज के अंदर आपके पास लास्ट ईयर्स के डेटा है, छिल्ले 5-10 साल के. तो वो डेटा से आप एस्टीमेट, एस्टीमेट मीन्स अनुमान लगा सकते हो कि किस दिशा के अंदर वेरिएशन हो रहा है. क्लियर? नंबर 2, द वेरिएशन इन फ्यूचर कैन बी एस्टिमेटेड. यानी जूना तो पता चला मगर जूने वेरिएशन में आप ये भी एस्टिमेट लगा सकते हो कि 2021-22 में क्या होगा, 2022-23 में क्या होगा. क्लियर? वेरिएशन इन द फ्यूचर
can be estimated from the extent of variation in the value of time series. Number 3, important decision can be taken from the estimated value of future, and industry as well as government policy can be easily framed. सीधी सी बात है ना। पहला पॉइंट तो क्या देखा, वेरिएशन पता चलेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ा कि वेरिएशन से तुम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हो। तो पॉइंट नंबर 3 क्या आया, एस्टिमेट से तुम डिसीजन ले सकते हो ना। तीनों तीन स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 4 बहुत काम का है, वी कैन मेक कंपेरेटिव स्टडी। पढ़ा था अकाउंट के अंदर, या तो तुम्हारे बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ करना हो, तुम्हारे इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री के साथ करना हो, तुम्हारे फॉर्म प्रोडक्शन को तुम्हारे प्रोडक्शन के लास्ट ईयर के साथ, यानी कंपेरेटिव, यानी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। कंपेरेटिव स्टेटमेंट अपने अकाउंट में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या बताता है, इंक्रीज डिक्रीज प्रपोर्शन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज। यानी तुम अपने आप के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो ये सब चीज भी तुमको फायदे में देती है, किसके जरिए, टाइम सीरीज के जरिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हुआ, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हुआ। नाउ कम डेफिनेशन। अब बेसिकली आगे मीनिंग पड़ा, वही डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन है। अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी अलग अलग समय के ऑब्जर्वेशन को तुमने अरेंज करा, सेट बनाया, तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज। यूजुअली दिस ऑब्जर्वेशन आर टेकन एट अंडरलाइन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1912, 1913, 1914, 1915, 1951, 61, यानी जो भी तुम्हारा इंटरवल होगा कोई भी प्रकार का होगा, इक्वल होगा। आगे, द टाइम इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैंने पहले ही बता दिया, विच इज डिनोटेड बाय टी, टाइम को अपने टी बोलते हैं। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एसोसिएटेड विथ इट विल बी डिनोटेड बाय वाई टी अंडरलाइन, वाई कैप जिसको बोलते थे, तो वो क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 2। पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, यूजेस ऑफ टाइम सीरीज। बेसिकली जो ऊपर जिसको समझ में आया उसको लर्न करने की जरूरत थी, क्योंकि कॉमन है। देखो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज पॉसिबल टू नो द पास्ट सिचुएशन एंड यूज इट टू ऑब्टेन द मेजर ऑफ वेरिएशन। पास्ट डेटा से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पास्ट में क्या था। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन फ्यूचर, फ्यूचर की वैल्यू एस्टिमेट कर पाएंगे। नंबर 3, प्रॉपर डिसीजन कैन बी टेकन। देखो तीनों कंपेरेटिव स्टेट में चेक करना हो तो चेक कर लो, जो यूसेज में पढ़े ले वही इंपॉर्टेंस में चारों चार पॉइंट रिपीट हुए। फ्यूचर की वैल्यू पता चल जाएगी, अनुमान लगा सकेंगे, पास्ट वैल्यू आपका खबर पड़ जाएगा, डिसीजन ले पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5 खाली ज्यादा का है, द एस्टिमेटेड ऑब्टेन फ्रॉम द पास्ट डेटा कैन बी कंपेयर विद द प्रेजेंट वैल्यू एंड रीजन फॉर डिफरेंसेस। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंसेस, रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन देम कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। क्लियर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट आईएमपी। चारच क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बेटा मैं। अब इसके अंदर से क्या बनता है, तो इसमें से देखो 1 सेंटेंस बनेंगे, इसमें से 1 वाक्य 1 एमसीक्यू बनेंगे, इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि लिस्ट आउट द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज के कंपोनेंट को खाली 4 लिखना है। या तो इंडिविजुअल शॉर्ट नोट में आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट, इरेग्युलर कंपोनेंट। इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना समय होता है, सीजनल में कितना टाइम लगता है, यानी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। क्लियर। तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट है, चारों 4 कंपोनेंट को हम डिटेल में देखेंगे। नंबर 1, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, नाम से ही पता चलता है, पेंसिल लेके बैठना। द वेरिएशन सीन इन द वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड, कैसा, वेरी लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। The variable of time series is generally found to have continuous increase or continuous decrease. Clear? या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। नीचे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल पे भी ध्यान देना, पूछ सकते हैं
एक्स क्या कहते हैं, गिव या तो प्रोवाइड टू एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म। तो नंबर वन देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रुपी इन इंटरनेशनल मार्केट, इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोबाइल फोन, राइजिंग पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग, ये सब तात्कालिक नहीं हो जाती, ये चेंजेस आने में लंबा समय लगता है, इसके लिए इसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। क्लियर। अब ऊपर का तो कुछ काम का नहीं, इसी के अंदर सेकंड पैराग्राफ था, बस वो एग्जांपल तक दिखना है। फिर यहाँ से द ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज एक्सपीरियंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वे लॉन्ग टाइम इज कंप्लीटली रिलेटिव टर्म, अंडरलाइन पूछ सकते हैं लॉन्ग टर्म कौन सा है, रिलेटिव टर्म है, आगे तुमको बताऊंगा मैं डिटेल में। एन इंटरवल ऑफ 10 to 15 ईयर इज रिक्वायर्ड, अंडरलाइन कितने साल हो गए, 10 से 15 साल का समय लगता है। The trend in the series है almost constant increase or decrease is called linear trend। एक 1 मार्क्स में आ सकता है, what do you mean by linear trend? तो linear trend का मतलब क्या होता है, the series having almost constant increase or decrease, यानी constant आपकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, इसको ट्रेंड बोलते हैं। अंडरलाइन कर देना, 1 मार्क में पूछ सकते हैं लिनियर ट्रेंड क्या है। क्लियर। क्लियर। we denote the component, last paragraph, we denote the component in the variable yt यानी y cap of time series as capital T, यानी लॉन्ग टर्म को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कैपिटल टी के जरिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्लियर। दूसरा आता है सीजनल कंपोनेंट, नाम से ही पता चलता है, द वेरिएशन यानी चेंजेस अकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ऑलमोस्ट रेगुलरली over a very short period of time, over a very short period of time यानी बहुत छोटा, is called seasonal। The period of oscillation of such period is usually less than year, underline। लॉन्ग टर्म में क्या था, 10 से 15 साल, सीजनल में क्या होगा, 1 साल से कम, या तो सीजनल के मुताबिक देखो लिखा हुआ है, it is necessary to record the short-term value in the time series to the study this variation। The seasonal component affect the time series। अब seasonal component दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल फैक्टर, दूसरा आता है मैन मेड फैक्टर। तो नेचुरल फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे अभी गर्मी आई तो एसी फ्रिज की डिमांड बढ़ जाएगी, ठंडी आती है तो वुलन कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, बरसात आता है तो रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है। तो इफेक्ट ऑन नेचुरल फैक्टर के सीजनल, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो ये तुम्हारा हुआ सीजनल फैक्टर का एग्जाम्पल। दूसरा आता है मैन मेड। मैन मेड का मतलब क्या होता है कि जैसे इंसान ने बनाया, सोसाइटी ने बताया, जैसे उत्तरायण आई तो पतंगों की डिमांड बढ़ गई है, इंसान के लिए कुदरती नहीं है, बराबर है। फिर इसी तरह रमजान आए तो भाई तुम्हारे वहाँ दूध ने उसकी वैल्यू बढ़ गई, तुम्हारे वहाँ तलन इफ्तारी में अच्छी अच्छी आइटमों की डिमांड बढ़ गई, रमजान ईद आई तो आपने कपड़ों की डिमांड बढ़ा दी, दिवाली आई तो आपने कपड़ों की ने घी की दिवाली बढ़ा, घी की डिमांड बढ़ा दी। तो ये क्या होता है मैन में, द वेरिएशन अकरिंग रेगुलरली इन लेस देन 1 ईयर अकर्स बाय फेस्टिवल। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, हैबिट का मतलब तुम्हारी आदत है क्या है, तो ये सब तुम्हारा होता है सीजनल फ्लक्चुएशन। क्लियर। we shall denote this short term component of time series is AST। लॉन्ग टर्म को बोला जाता है कैपिटल टी, सीजनल को बोला जाता है एस। क्लियर। तीसरा आता है साइक्लिकल कंपोनेंट। याद रखना लॉन्ग टर्म था 10 से 15 साल, सीजनल था 1 साल से कम। अब आता है साइक्लिकल कंपोनेंट। साइक्लिकल का मतलब जो आप इकोनॉमिक्स और बीओ में पढ़ते आ रहे हो, ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन, रिसेशन, बूम, डिप्रेशन। क्लियर। द वेरिएशन अकरिंग इन द टाइम सीरीज at approximately regular interval of more than 1 year, याद रखना less than 1 year seasonal, more than 1 year cyclical, 10 to 15 year long term, so more than 1 year। The variation occur due to this component are less regular compared to seasonal। ये seasonal जैसा नहीं कि regular होगा, होगा तो होगा या नहीं भी होगा। The period of this variation can be 2 to 10 year। कितने साल का है, 2 से 10 साल का। स्पेशल सिचुएशन में 10 से 15 साल का भी हो जाता है। The cyclical component is also considered as a short term component। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि टाइम सीरीज के शॉर्ट टर्म कंपोनेंट कितने हैं, तो शॉर्ट टर्म में दो आएंगे, एक आएगा सीजनल, एक आएगा साइक्लिकल। 90% बच्चे खाली साइक्लिकल लिखते क्योंकि यहाँ पे साइक्लिकल दिया हुआ है, नो,
शॉर्ट टर्म के अंदर दो आएंगे, सीजनल और साइक्लिकल। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो पता चल जाएगा, द साइकिल ऑफ बूम एंड रिसेशन आर एग्जांपल ऑफ दिस वेरिएबल। अंडरलाइन तुमको एग्जांपल सब में काम के, बूम एंड रिसेशन। क्लियर? दिस कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसको कैसे दर्शाया जाता है? कैपिटल सी के तरीके के इसको एक्सप्लेन किया जाता है। क्लियर? समझ में आया? अब छेल्ला पॉइंट आता है रैंडम और इरेग्युलर। रैंडम और इरेग्युलर यानी क्या है? रैंडम यानी जो इरेग्युलर के नहीं होता, जैसे भूकंप आ गया, आग तो क्या कहते हैं, नेचुरल कैलेमिटी क्रिएट हो गई, बराबर है। तो ये सब चीज क्या है कि जो इंसान के हाथ में नहीं है, इसको बोला जाता है रैंडम और इरेग्युलर कंपोनेंट। द इफेक्ट ऑफ इरेग्युलर or random component is also seen in the variation in addition to in addition to in addition to in addition to approximate regular short term component like seasonal and cyclical also give effect to short term effect. जैसे example unpredictable causes, they are called exam one underline कर लो कि what do you mean by random variable। तो random variable का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी टाइम सीरीज के अंदर अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। बराबर सर, एग्जांपल दो तो खबर पड़े। तो भाई ये दो प्रकार के इरेग्युलर होते हैं। नंबर वन नेचुरल, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, समझ में आया, भूकंप, बाढ़ आना, साइक्लोन। एंड मैन मेड का मतलब स्ट्राइक, पॉलिटिकल चेंजेस, जैसे अभी भी जो इरेग्युलर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हम लोगों को लॉकडाउन के वजह से, वो इरेग्युलर में ही आता है। क्लियर? तो ये सब तुम्हारा हुआ रैंडम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। अब ध्यान देना, 1 मार्क का रिपीटेड क्वेश्चन। राइट एडिटिव मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? 1 मार्क में पूछे तो कुछ नहीं करना, चारों चार मॉडल को प्लस कर देना। वाई कैप इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस रैंडम, वाई टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। ये वन मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, एडिटिव मॉडल क्या है। क्लियर? एग्जामिनेशन में दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन दिया हाउ टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म। आपको ये पूछा है टी कैसे ढूंढना है, लॉन्ग टर्म कैसे ढूंढना है। तो कुछ नहीं करेंगे, वाई टी के अंदर से वाई टी के अंदर से वाई टी के अंदर से एस टी सी टी आर टी माइनस कर देंगे तो कैपिटल टी मिल जाएगा। क्वेश्चन आया हाउ टू फाइंड आउट सीजनल, एस कैसे ढूंढना है, सीजनल एस टी कैसे ढूंढना है। तो कुछ नहीं करने का, वाई में से टी प्लस सी प्लस आर माइनस कर दो तो आपको सीजनल मिल जाएगा। नीचे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, आप इस पर सही तरीके से देख सकते हैं। क्लियर? ग्राफिकल मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आती है मेथड नंबर 2, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ध्यान देना, 1 मार्क का पूछ सकते हैं, डिफाइन द लीस्ट स्क्वायर मेथड, या तो 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, सपोज अंडरलाइन, suppose the value of variable y in the time series are available based on time, we shall use linear model। पूछ सकते हैं linear model क्या है, तो linear model is equal to y is equal to alpha plus beta t plus u to represent the relationship between them। The estimated value of y cap of yt can be find out by fitting this model using the method of लीस्ट स्क्वायर। यानी लिनियर मॉडल के अंदर आप वाई टी कैसे फाइंड करोगे, ये मॉडल का इस्तेमाल करके। क्लियर? समझ में आया? इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज खाली रीड ओनली कर लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लेना, वापिस बोलता हूँ, छोड़ना मत। किसानी के सन ने नहीं बताया तो नहीं पढ़ना, पढ़ लेना। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। पहला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, दूसरा था यूजेस ऑफ टाइम सीरीज, तीसरा आया कंपोनेंट, चौथा आया लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर का थियरी पोर्शन अवर होता है,
और 100% ये 5 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क या 2 मार्क में 100% देखने मिलेगा। एमसीक्यू 1 सेंटेंस भी मैंने बताया जनरली इसमें से निकलने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। क्लियर। अब जाएंगे मूविंग एवरेज मेथड के ऊपर। तो मूविंग एवरेज मेथड क्या है? तो द मेथड 1 मार्क में पूछ सकते हैं, डिफाइन द मूविंग मेथड ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। तो कुछ नहीं करना है। द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द ट्रेंड बाय एलिमिनेटिंग इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशन। याद रखना कहाँ आप यूजफुल है पूछ सकते हैं कि भाई मूविंग एवरेज कब यूजफुल होगी? तो भाई जब तुम्हारे शॉर्ट टर्म वेरिएशन हो गए। शॉर्ट टर्म का मतलब 6 महीने के, 1 साल के छोटे छोटे वेरिएशन हो गए, तो उस समय आपको जो मेथड इस्तेमाल होगी एनालिसिस करने में, डिसीजन लेने में, तो वो मेथड को बोला जाता है मूविंग एवरेज। द शॉर्ट टर्म वेरिएशन आर यूजुअली रेगुलर। तो हमने पढ़ा के जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो जनरली रेगुलर होते हैं, जैसे सीजनल ने मैन में पढ़ा। Clear, the period of repetition of this variation can be found by past experience or other technique and the average is found out. Simple। अब इसको करेंगे के साथ 3 ईयर का बताया। तो सर ये करने का के साथ तो कुछ नवा नहीं, देखो जो हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल वही करा। सपोज the value of variable in the time series है y1 y2 डॉट 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 yn फॉर टाइम 1 2 3 4 5 यानी आपको t भी दिया है y भी दिया है। एंड इंटरवल फॉर शॉर्ट टर्म साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज 3 ईयर। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कितना है? 3 साल का। तो अपने क्या करेंगे, पहले 3 ऑब्जर्वेशन का प्लस करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, इसको हम लिखेंगे कहाँ? y2 में, यानी सेकंड नंबर में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जब 3 ईयर करते तो पहला छोड़ा जाएगा। फिर इसी तरह कंटिन्यू करो, उसके बाद तुम क्या करोगे? y1 छोड़ दोगे। देखो फिर तुम किसका टोटल मारोगे? y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइड बाय 3 करोगे, तब ये कहाँ लिखोगे तुम? y3 में। इसी तरह तुम पूरा के पूरा पूरा करते जाओगे, तो देंस यू आर रिसीव्ड 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। उसके बाद 5 वाली आती है, देखो यही चीज बता के t दिया है, y दिया है, तो ये y1 y2 y3 तीनों का टोटल मारा, डिवाइड बाय 3 करा, तो लिखा का तुमने y2 में, ये y2 है। उसके बाद 26 छोड़ दिया, ये 3 का टोटल मारा, डिवाइड बाय 3 करा, लिखा का y3 में, तो ये 3 ईयर मूविंग हुआ या 5 ईयर हुआ। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीटली चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर मेरा ओवर होता है। कंप्लीटली चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे ओवर होता है।